जरा तसव्वुर कीजिए वो आलम जब पर्दे पर इश्क और तख्त व ताज की जंग एक साथ चल रही थी। ये गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। आप यकीन कर पाएंगे कि शहंशाह अदाकारी कहे जाने वाले दिलीप साहब के सलीम बनने से पहले ये किरदार किसी और शख्सियत को मिलने वाला था। सामने अनारकली मेरी है। जी हाँ दोस्तों, अनारकली की अदाओं में जिसे आपने देखा वो असल में पहली पसंद नहीं थी। आप यकीन करेंगे कि इस फिल्म में एक कलाकार के जूते खाली सोने के बने थे। क्या आपको नहीं पता होगा, एक्टिंग के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान के पिताजी ने इस फिल्म में कौन सा रोल किया था? मेरे पिताजी ने भी एक दिन के लिए इस फिल्म में काम किया था। उन्होंने इतनी गंदी एक्टिंग की कि आई थिंक आसिफ साहब ने कहा बेटा तुम एक्टिंग मत करो, तुम एक्टर पैदा करो जाकर। जी हाँ दोस्तों, बादशाह अकबर के दीवाने खास को जब रोशन करना था तो आसमान से चांद तारों को तोड़कर लाने की तो गुंजाइश थी नहीं, तो डायरेक्टर के आसिफ साहब ने कैसे 500 ट्रकों की हेडलाइट से ये शीश महल, ये दीवाने खास रोशन कर दिया। नहीं शहजादे, राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस फिल्म को बनने में 16 सालों का लंबा समय लग गया। सोचिए, एक फिल्म जिसके लिए हजारों जानें अपना पसीना बहाती रहीं, एक फिल्म जिसकी नफासत और शानो शौकत ऐसी कि सिनेमा के पर्दे से उतरकर खुद तारीख बन गई। पर आखिर ऐसा क्या कारण था कि सलीम का किरदार निभाने वाले दिलीप साहब ने उसी मुगले आजम को, जिसे उन्होंने अमर बना दिया, पूरे 10 सालों तक देखना गवारा नहीं समझा। दोस्तों, आज हम आपको उस दास्तान में ले चलेंगे जहां मोहब्बत तख्त से टकराती है और जुनून एक सपने को अमर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। साल 1960 जब हिंदी सिनेमा ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसे हकीकत में तब्दील होते होते 16 वर्ष का सफर तय करना पड़ा। वह ख्वाब था मुगले आजम। ये बदनसीब आपसे दुनिया शहंशाह कहती अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया। दोस्तों, ये एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक महाकाव्य थी जहां इश्क था, बगावत थी और शहंशाही तख्त के साए में उठती हलचल। कहानी साए हिंद अकबर के वारिस सलीम की, जिसे इश्क हो गया था दरबार की एक नाजुक कनीज तवायब से। अनारकली, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तुम लफ्ज़ मोहब्बत की आबरू बनकर फुलार होगी। नाम था अनारकली, मगर ये इश्क बादशाह की रजा के खिलाफ था और वहीं से शुरू हुई एक जंग, बाप और बेटे की जंग। पर दोस्तों, इस इश्क और बगावत की दास्तान को रुपहले पर्दे पर लाना आसान नहीं था, क्योंकि मुगले आजम एक फिल्म नहीं बल्कि एक जुनून था, जुनून कमाल, जुनून परफेक्शन। डॉक्टर के आसिफ, जिनके दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, या तो तख्लीक को मुकम्मल करो या बिल्कुल मत करो। और इस जुनून का नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म को पूरा करने में गुजर गए पूरे 16 साल। सोचिए, एक फिल्म जिसके बनने की शुरुआत 1944 में हुई और जिसे तकरीबन छोड़ देने तक की नौबत आ गई थी। इस समय इस फिल्म में जो स्टार कास्ट चुनी गई थी वो अपने आप में नायाब थी। का किरदार निभाने के लिए चुने गए उस दौर के मशहूर कलाकार चंद्रमोहन साहब। सलीम की शहजादगी के लिए डीके सप्रू साहब को चुना गया और अनारकली की सादगी में फिट बैठी उस दौर की मशहूर कलाकारा नरगिस जी। और मुंबई टाकीज की हवाओं में गूंज उठा पहला ऐलान जब इस ख्वाब का पहला पड़ाव शुरू हुआ और मुगले आजम की शूटिंग ने अपने पहले सफर की सांस ली। 1947 का वक्त, मुल्क आजाद हुआ था, सरहदें बनी थी और बंटवारे की त्रासदी ने लाखों जिंदगियां बदल दी थी। इस बवंडर में फिल्म के पहले प्रोड्यूसर सिराज अली हाकिम पाकिस्तान चले गए, पर इतनी समस्याएं फिल्म के लिए काफी नहीं थी। 1949 में उस वक्त अकबर का किरदार निभाने वाले चंद्रमोहन साहब अचानक दिल का दौरा पड़ने से
दुनिया छोड़कर चले गए और यूं लगा कि जैसे मुगले आजम का सफर यही दफन हो जाएगा। मगर के आसिफ का जुनून मौत और बंटवारे से हारने वाला नहीं था। उन्होंने ठाना यह फिल्म बनेगी और किसी भी कीमत पर बनेगी। और तभी उनकी तकदीर से टकराए एक नए हमसफर, सपूर जी पालेन जी। ये एक ऐसा हमसफर जिसने आसिफ के इस ख्वाब को अपने सरमाए से सहारा दिया और यहीं से शुरू हुआ मुगले आजम का दूसरा जन्म, जहां नए चेहरे थे। अकबर बने पृथ्वीराज कपूर। दरोगा जिंदान, बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैदखाने के अंधेरों में गर्क कर दो। सलीम बने दिलीप कुमार साहब और अनारकली बनी अदाओं की मल्लिका मधुबाला। मगर दिलचस्प बात तो यह है कि डायरेक्टर के आसिफ साहब पहले मधुबाला जी को लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनके दिल में शंका थी, क्या ये लड़की अनारकली की तड़प और सायदाने के इसका बोझ उठा पाएगी। लेकिन उन्होंने जब मधुबाला जी से मुलाकात की तो उन्हें यकीन हो गया कि यही तो वो चेहरा है जिसे वो अब तक ढूंढ रहे थे। और यूं 1952 में फिर से शुरू हुई यह तामीर। पर दोस्तों, यह सफर अब भी आसान नहीं था, क्योंकि मुगले आजम का हर लम्हा, हर फ्रेम, हर सीन बड़प्पन का मुतालिब था। कि आसिफ साहब ने यह सोच लिया था कि हर चीज इतनी परफेक्ट होगी कि परफेक्टनेस भी अपने आप में सिर झुकाकर शर्मिंदा हो जाएगी। देश के कोने कोने से जेवरात लाए गए, राजस्थान के लोहारों से गढ़वाए गए हथियार, हैदराबाद के कारीगरों से बने गहने, यह सब एक चीज का सबूत था कि आसिफ साहब का बेहतरीन परफेक्शन। कहते हैं एक सीन में जब जमीन पर मोतियों को गिराया जाना था तो पहले नकली मोतियों का इस्तेमाल हुआ, मगर के आसिफ साहब की आंखों में वह नूर नहीं भाया। उन्होंने कहा, इसकी हकीकत वो भी झूठे मोतियों से ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने फिर असली मोती मंगवाए। सोचिए, एक सीन के लिए असली मोती। इस मोती की कीमत अदा की जाए। वैसे दोस्तों, मुगले आजम का नाम सुनते ही दिल में जो तस्वीर उभरती है वो है एक बेमिसाल भव्यता, एक ऐसा पर्दा जो अपने ही वैभव से दर्शकों की आंखों को चौंधिया दे। मगर दोस्तों, इस भव्यता की कीमत चुकानी पड़ी थी, और वह भी ऐसी कि लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। कहते हैं जब अनारकली के लिए मधुबाला को चुना गया तो आसिफ साहब ने उन्हें 1 लाख रुपए दिए। सोचिए, उस जमाने में जब पूरी फिल्म 5 से 10 लाख रुपए में बन जाती थी, वह सिर्फ एक अदाकारा को इतनी बड़ी रकम दे। ये बात बता देती है कि मुगले आजम कोई आम फिल्म नहीं थी, बल्कि एक बादशाही का ख्वाब था। दोस्तों, मुगले आजम के साथ वैसे तो अनगिनत दास्तानें जुड़ी हुई हैं, मगर आइए आपको कुछ ऐसे वाकयात सुनाऊं जो इस फिल्म को और भी अफसानाए दुनिया बना देते हैं। कहा जाता है फिल्म की शूटिंग का दौर चल रहा था। उसी दौरान ईद का मुकद्दस मौका आ गया। निर्माता सपूर जी पालेन जी एक चांदी की थाली में सोने के कुछ सिक्के लेकर और 1 लाख रुपए लेकर के आसिफ साहब के पास पहुंचे। बोले, ये मेरी तरफ से आपकी ईदी है, कबूल कीजिए। आसिफ साहब मुस्कुराए, थाली से सिर्फ 1 सिक्का उठाया और बाकी रकम वापस कर दी। कहने लगे, इन पैसों से आप बेल्जियम से शीशे मंगवा दीजिए, क्योंकि जिस शीश महल की शूटिंग हम करना चाहते हैं वो शीशे भारत में नहीं मिलेंगे। जरा सोचिए, शूटिंग के लिए कि आसिफ साहब का जुनून कमाल ऐसा था कि वह किसी भी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर आया वह मुकाम जिसने इस फिल्म को अमर बना दिया। गाना प्यार किया तो डरना क्या। आसिफ साहब की सिर्फ एक शर्त थी, या ये कह लीजिए कि एक जिद थी, इस गाने को फिल्माया जाए उस दौर के लाहौर के शीश महल में। मगर शीश महल कहाँ से लाते, तो फैसला हुआ उसका एक भव्य प्रतिरूप बनाया जाए। पूरा क्रू मेंबर लग गया। महीनों तक की मेहनत, कारीगरों की कला और लाखों की लागत, सिर्फ एक गाने में खर्च हुआ 10 लाख रुपए।
लेकिन आसिफ साहब के लिए महज ये एक कदम था उनके परफेक्शन की ओर। मगर असली मुश्किल अभी बाकी थी। शीश महल का सेट तो बन गया, मगर उसे रोशन कैसे किया जाए। जहां भी रोशनी डालते आईने की परछाइयां अंधेरा निगल जाती। लाइटिंग के इंजीनियर्स भी हैरान थे, डायरेक्टर साहब भी खुद परेशान हो गए थे। आसिफ साहब ने मदद मांगी ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड लीन से, और डेविड लीन साहब ने जब सेट देखा तो वो भी हैरान रह गए। इसे लाइट करना नामुमकिन है, लेकिन आसिफ साहब हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। इंडस्ट्री में बात होने लगी थी, सब लोग ताना कसने लगे थे, अब आसिफ साहब इस शीश महल का तो ख्वाब छोड़ दे। पर आसिफ साहब के आगे सिर्फ एक बात थी, अपनी जिद को पूरा करने की। आखिरकार आर्ट डायरेक्टर डी माथुर ने एक नायाब हल निकाल लिया, वो हल जो हॉलीवुड के डायरेक्टर तक नहीं निकाल सके। हर आईने पर चढ़ा दी गई एक पतली सी कपड़े की परत, और फिर 500 ट्रकों की हेडलाइट और 100 रिफ्लेक्टर से सजाया गया वो शीश महल। पर जब पहली बार सेट की लाइटें ऑन हुई तो मानो ऐसा लगा कि जमीन पर जन्नत उतर आई है। और इसी तरह जन्म हुआ उस गाने का जो आज भी इसका सबसे बुलंद ऐलान माना जाता है। मुगले आजम का जुनून सिर्फ शीश महल तक सीमित नहीं था। अभी तो कई किस्से हैं। एक किस्सा पृथ्वीराज कपूर का भी है, जिन्होंने इस फिल्म में अकबर का किरदार निभाया। फिल्म का शुरुआती शॉट, तपती धूप, जलती रेत और अकबर नंगे पांव चलते हुए, रीतेक दर रीतेक उनके पैरों पर छाले पड़ गए। मगर पृथ्वीराज कपूर ने डायलॉग छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने हर लफ्ज उसकी गरिमा से बोला, मानो सचमुच जहां पना अकबर खड़े हो। शहंशाहों के शहंशाह, तूने इस हकीर बंदे को अपने खजाने से दुनिया की तमाम नेमतें अता की। और के आसिफ साहब ने ये सब देखते हुए अपने पैरों से जूते उतार दिए, नंगे पांव वो सेट पर घूमने लगे, मानो कि कह रहे हो, अगर मेरे कलाकार दर्द में है तो मैं भी वही महसूस करूंगा। ये दोनों जहान के मालिक अकबर को दुनिया में बेनाम निशान न बना। जब मुगले आजम फिल्म में बादशाह अकबर का किरदार गढ़ा जा रहा था तो आसिफ साहब ने महज एक पोशाक नहीं बल्कि ताजो तख्त का वजन उस किरदार के जिस्म पर उतार दिया था। सोचिए, 60 किलो वजन की एक पोशाक जिसे पृथ्वीराज कपूर ने धारण किया था। अनारकली की मनहूस जिंदगी को मैदान जंग की गर्द में छुपा दो। और तो और 25,000 रुपए के जूते। उस दौर में जब अच्छे से अच्छे जूते 30 से 40 रुपए में मिल जाया करते थे। शूटिंग के दौरान किसी ने मजाक में पूछ लिया, आखिर इतने महंगे जूते क्यों? ये तो कैमरे में नजर भी नहीं आएंगे, फ्रेम से बाहर ही होंगे ये जूते। आसिफ साहब मुस्कुराए और उनका जवाब इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि ताकि पृथ्वीराज कपूर उस किरदार को जिए तो उन्हें महसूस हो कि वो महज एक अभिनेता नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर हैं। अकबर से जिंदगी में एक बार जो मांगोगी अता किया जाएगा। दोस्तों, आसिफ साहब का जुनून यही नहीं रुका। उन्होंने सलीम साहब के लिए असली सोने के जूते बनवाए, क्योंकि उनके लिए फिल्म सिर्फ पर्दे पर दिखने वाला स्वप्न नहीं थी बल्कि हर किरदार की आत्मा में ढली हुई एक हकीकत थी। जब मुगले आजम का नाम हम सुनते हैं तो हमें सिवाय बड़प्पन के और एक बहुत ह्यूज कैनवस के दृश्य के और कुछ हमारे नजर आते हैं। जब फिल्म के लिए संगीतकार चुनने की बारी आई तो आसिफ साहब पहुंचे नौशाद साहब के पास। उन्होंने बड़ी अदब से गुजारिश की, नौशाद साहब, आप हमारी इस फिल्म को अपने संगीत से सजा दीजिए। नौशाद साहब ने कहा, जनाब, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ, ये फिल्म मैं नहीं कर सकता। इतना सुनना था कि आसिफ साहब ने उनके हारमोनियम पर 1 लाख रुपए रख दिए। बोले, साहब ये एडवांस है, अब आप इनकार नहीं कर सकते, ये फिल्म तो आपको करनी ही होगी। बस फिर क्या था, नौशाद साहब का पारा चढ़ गया। उन्होंने नोटों की गड्डी को उठाया और जोर से कमरे में फेंक दिया। नोट बिखर गए थे। तभी उनकी बेगम कमरे में दाखिल हुई।
हैरान होकर बोली, ये क्या माजरा है? तो आसिफ साहब ने उनकी बेगम से कहा, अपने मियाँ से पूछ लीजिए। नौशाद साहब गुस्से में ही बोल पड़े, बेगम, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती। आसिफ साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जनाब, मैं माफी मांगता हूँ, मगर कसम खुदा की इस फिल्म का संगीत तो आप ही करेंगे, और जब तक आप हाँ नहीं करेंगे मैं इस कमरे से नहीं जाऊंगा। बस फिर नौशाद साहब का गुस्सा हंसी में बदल गया। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और बोले, ठीक है आसिफ मियाँ, आप अपने पैसे वापस रख लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस फिल्म में संगीत दूंगा, मगर फीस सिर्फ 1 रुपया होगी। हाँ दोस्तों, महज 1 रुपया, क्योंकि उनके लिए यह काम महज पैसों का नहीं था, बल्कि एक ऐसी धरोहर बनाने का था जो कि आने वाली नस्लों के लिए इस संगीत को अमर कर देगी। अच्छी लिखी हुई वो फिल्म है कि मुझे तो लगता है कि वो आज भी इमीडिएट क्लासेस में लिटरेचर में पढ़ाई जानी चाहिए। जहाँ मोहब्बत थी, जंग थी और एक शहंशाह का शाही फरमान भी, मगर इन सब के पीछे था एक फनकार का जुनून, परफेक्शन की पराकाष्ठा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। आसिफ साहब चाहते थे कि इस फिल्म को मिले एक ऐसी आवाज जो पर्दे पर अकबर और सलीम की दास्तान को और बुलंद कर दे। तब नौशाद साहब ने उन्हें राय दी, ये आवाज तानसेन की आवाज है, और आज के युग में अगर कोई तानसेन है तो वो बड़े उस्ताद गुलाम अली खां साहब हैं। आसिफ साहब ने तुरंत कहा, हम उनसे बात करेंगे। और जब बड़े गुलाम अली से बात की गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कह दिया, मैं फिल्मों में गाने नहीं गाता। आसिफ साहब कौन सा आसानी से हार मानने वाले थे। उन्होंने जब जिद की हद कर दी तो उस्ताद साहब ने शर्त रख दी कि वो फीस लेंगे 25,000 रुपए। सोचिए, जब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसे बड़े गायक 400 से 500 रुपए में एक गाना गा देते थे, तब 25,000 रुपए का मतलब मानो पूरा खजाना। पर आसिफ साहब ने तुरंत हामी भर दी, 10,000 रुपए एडवांस दे दिए, और यूं उस्ताद की आवाज गूंजी प्रेम जोगन बन के और शुभ दिन आयो में। ये गाने महज सुर नहीं थे, बल्कि जैसे रूह की तिलावत थे। पर आसिफ साहब का जुनून यही नहीं थमा। फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुए 20 गीत, पर वक्त की पाबंदी ने उन्हें घटाकर 12 कर दिया। इतना ही नहीं, प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने को चुनने से पहले 105 धुनें रिजेक्ट हुई। और जब आखिरकार लता जी ने इस गाने को गाया तो इस गाने में एक बड़ी अड़चन और आ गई। स्टूडियो में उस गूंज का अभाव था जिसकी तलाश लता जी कर रही थी, और तब उन्होंने इस गाने को बाथरूम में गाकर रिकॉर्ड किया। और उस बाथरूम में मिली उस गाने की परफेक्ट रिवर, जिसने इस गाने को अमर कर दिया। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जरा आप सोचिए, जहां ये पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हो चुकी थी, तभी आसिफ साहब ने देखी भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, और वो इतने मोहित हो गए तो उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या गाने को टेक्निकलर में फिल्मा डाला। और उन्हें यह गाना खूब पसंद आया। उन्होंने तुरंत ये सोच लिया कि अब ये पूरी फिल्म रंगीन शूट होगी, मगर वक्त और खर्च की मार के चलते प्रोड्यूसर ने उन्हें रोक दिया। नहीं, ये तुम्हारे महाबली की बादशाही नहीं, खुदाई है कि वो दिलों पर भी पहरा लगा देना चाहते हैं। शायद तभी इस फिल्म का जादू इतना अनोखा बना, आधा यथार्थ आधा ख्वाब। अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन ये गाना जो था, प्यार किया तो डरना क्या, आज तक उसी तरह आशिकों के दिलों में आग लगा रहा है, बगावत की मशालें उनके हाथ में दे रहा है। मुगले आजम की शान कुछ और थी, बस उसमें आर्टिस्टों के लिए बहुत सहारा था। बड़े बड़े लहंगे थे, जेवर थे, दागिनी, ये वो हर चीज थी ना। और फिर आया वो लम्हा जो मुगले आजम फिल्म को एक महागाथा बना गया। फिल्म का क्लाइमैक्स, जहां एक जंग की तस्वीर चाहिए थी, वहां आसिफ साहब ने बुलाया
हिंदुस्तान की जयपुर रेजिमेंट को। सोचिए, पूरे 8000 सिपाही, 2000 ऊंट और 400 घोड़े। मान सिंह यलगार हो, मुकाबला हो। हाथियों का एक बड़ा हुजूम राजस्थान की तपती रेत पर तोपों की गड़गड़ाहट के बीच। दिलीप कुमार उस आग बरसती धूप में लोहे का भारी भरकम कवच पहनकर खड़े हुए हैं। लोग लू से बेहाल हैं, सैनिक प्यास से बेहोश हो रहे हैं, हाथी तोप की आवाज से बेकाबू हो रहे हैं। मगर आसिफ साहब का कैमरा घूमता रहा और जब वह दृश्य पर्दे पर आया तो दर्शक ने माना, यह सिनेमा नहीं, ये तो इतिहास है। मौत की डरावनी रात में भी तू हिंदुस्तान की मलिका बनने के सुनहरी ख्वाब को नहीं भूल सकी। वैसे पर्दे के पीछे भी कई कहानियां चल रही थी। मधुबाला और दिलीप कुमार की कहानी। फिल्म के शुरुआती दिनों में मोहब्बत के रंग में मधुबाला और दिलीप कुमार डूब गए थे। दिलीप साहब ने शादी का प्रस्ताव तक रख दिया था। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। कुचल डालिए इसे, देखो आपके पाँव के नीचे दिल है, एक जरा आपको जहमत होगी। मगर मधुबाला के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और इस इनकार ने तोड़ दिया वह रिश्ता जो इसकी मिसाल बन सकता था। वैसे फिल्म के दौरान आखिरी दिनों में दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई, तो एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। और कैमरे पर उनकी खामोशी उनकी मोहब्बत की गवाही बन गई। अनारकली मेरी है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यही नहीं, आसिफ साहब की अपनी जिंदगी में भी खूब तूफान आए। उन्होंने दिलीप कुमार की बहन से शादी की थी, लेकिन शायद आसिफ साहब की अपनी पत्नी से अनबन होने के कारण दिलीप कुमार से भी उनके रिश्ते तल्खियों में चले गए और इन तल्खियों ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। गुस्से में दिलीप कुमार साहब इस फिल्म के प्रीमियर तक पर नहीं आए। कहते हैं उन्होंने 10 साल तक मुगले आजम फिल्म नहीं देखी। वो आपका दूध जो खून बनकर मेरी रगों में जी रहा है, कहिए तो वो सब आपके कदमों में बहा दूं। अनारकली मुझे भीख में दे दे। सोचिए, 16 बरस की मेहनत, अनगिनत मुश्किलें, बार बार टलती डेडलाइंस और बजट जो 1.5 करोड़ रुपए पहुंच गया था और मुगले आजम बनी उस दौर की सबसे महंगी फिल्म। और आखिरकार 5 अगस्त 1960 को जब मुगले आजम फिल्म रिलीज हुई तो पूरा हिंदुस्तान गवाही देने आया। लोगों ने हाल में तिल रखने तक की जगह नहीं छोड़ी। टिकटें ब्लैक में आसमान छू रही थी और इस फिल्म ने वो मुकाम हासिल किया जो अगले 15 सालों तक कोई और फिल्म छू न सकी। दोस्तों, मुगले आजम फिल्म एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक जुनून था जो कि हर किरदार की आंखों में झलकता दिखा। यह एक महागाथा थी जहां इसकी नरमी और तख्त की सख्ती दोनों आमने सामने थे कि आसिफ साहब हमें सिखा गए कि जब तकदीर रास्ता रोक ले तो जिद आपकी ताकत बन जाती है। मुगले आजम जब तक बना है 10 साल तक मोहन स्टूडियो में वो चटाई पर सोते थे जैसे तपस्या कर रहा हो कोई, और वही जिद इतिहास लिख देती है। आज भी जब पर्दा उठता है और मधुबाला अनारकली बनकर गुनगुनाती हैं, प्यार किया तो डरना क्या, तो लगता है जैसे वक्त ठहर गया है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों, मुगले आजम फिल्म ही नहीं हमारी तहजीब का आईना है और शायद यही वजह है कि मुगले आजम आज भी बूढ़ी नहीं हुई। वह हर दौर में उतनी ही जवान, उतनी ही शानदार और उतनी ही आजम रहेगी। वैसे दोस्तों, आप बताइएगा कि क्या आप मानते हैं मुगले आजम फिल्म सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शानदार फिल्मों में से एक है। दोस्तों, मुगले आजम फिल्म मोहब्बत का पैगाम थी। ये एक कलाकार की
जिद थी, ये वो इबादत थी जिसे सब्र, मेहनत और जुनून से एक ऐसा साकार गढ़ा जो सदियों तक अमर रहेगा। वैसे मैं ये मानता हूँ कि आपने ये फिल्म जरूर देखी होगी, तो आप बताइएगा कि इस फिल्म का सबसे बेहतरीन गाना आपको कौन सा लगता है। आपको इस फिल्म में निभाए गए इतने कलाकारों में सबसे पहले मुगले आजम का नाम लेते ही कौन सा किरदार आंखों के सामने आ जाता है। हाँ, अगर आपने इस फिल्म को एक नहीं कई बार देखा है तो इस सवाल का शायद जवाब आप ही दे सकते हैं। आप बताइएगा सलीम, जिनका किरदार दिलीप कुमार साहब ने निभाया, उनके दोस्त का किरदार किस बहुत बड़े महान एक्टर ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, पहले उस किरदार को शाहरुख खान के पिताजी निभा रहे थे। हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस 25 से 30 मिनट के वीडियो को बनाने में की गई 25 से 30 घंटों की मेहनत को साकार कर देता है। दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपका एक एक व्यू मुझे और मेरे परिवार को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। तो इसलिए आपका मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।